हेलो एवरीवन। इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी बुक रीडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूं, जिसके कारण मेरा हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो यूपीएससी के लिए आपको डिफरेंट बुक्स कैसे पढ़नी है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो नितिन सिंघानिया हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो। सो लेट अस बिगिन। सो अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज शाश्वत चोपड़ा एंड आई हैव क्लियर्ड एवरी प्रीलिम्स दैट आई हैव गिवन टिल नाउ। सारे प्रीलिम्स क्लियर किए हैं एंड आई हैव गिवन 4 सीएसई मेंस एंड 1 फॉरेस्ट सर्विस मेंस। तो अब हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं। सबसे पहले बुक आती है स्पेक्ट्रम की, जो कि मॉडर्न इंडिया के लिए होती है। तो स्पेक्ट्रम में जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, तब तो आप उसे स्टार्ट से एंड की तरफ पढ़िए, शुरू से चालू कीजिए और स्टोरी की तरफ एंड कर दीजिए। बट अब हम सेकंड रीडिंग पे आते हैं। सेकंड रीडिंग में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको यहाँ से शुरू करना है। इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स, जैसे जुडिशियल हो गए, सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इन एरिया से यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप जो है सेकेंड रीडिंग इस एरिया से शुरू कीजिए। सेकेंड क्या, जब भी आप इसके बाद स्पेक्ट्रम की फर्स्ट रीडिंग या जो भी रीडिंग करेंगे, उनको इसी एरिया से शुरू कीजिए। उसके अलावा एक और चीज, जो अपेंडिसेस दिए हुए हैं पीछे बुक में, उन्हें बिल्कुल निग्लेक्ट मत कीजिए। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी ज्यादा है। चाहे वो कास्ट मूवमेंट का हो, चाहे वो न्यूज़पेपर एंड जनरल्स का हो, या बहुत सारे अदर अपेंडिसेस है, इन्हें याद कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी ज्यादा है। यूपीएससी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, या 1-2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। उसके बाद हम आते हैं एम लक्ष्मीकांत पे। अब लक्ष्मीकांत में एक बहुत बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, वो ये है कि उसका पार्लियामेंट वाला चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, लोग समझ लेते हैं कि लक्ष्मीकांत खत्म हो गई है और फिर बाकी चैप्टर्स को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, उन्हें एक तरीके से उड़ाना चालू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, ये जो लाइन है, ये मैंने एनएचआरसी वाले चैप्टर से ली है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें रोल ऑफ कमीशन लिखा है, उसमें यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया है, द कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्हें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। अब ये यूपीएससी पूछ सकता है, पर इसके लिए आपको क्या है कि ये बुक थोड़ी ध्यान से पढ़नी रहेगी। तो आई वुड सजेस्ट कि जब आपकी फर्स्ट और सेकंड रीडिंग हो जाए, तो आप थर्ड रीडिंग में एक बार वापस से बुक को अच्छे से पढ़िए। इररिस्पेक्टिवली आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है या जो भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता, अपने प्रेजुडिसेस हटा के, क्योंकि थर्ड रीडिंग तक क्या होता है, फिर हमने जो जो अंडरलाइन या हाईलाइट किया उसे ही बस पढ़ते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा टाइम लगाइए, 1 हफ्ता लगाइए थर्ड रीडिंग में, बट उसे अच्छे से पढ़िए। और ये सिर्फ लक्ष्मीकांत के लिए नहीं है, स्पेक्ट्रम के लिए भी ट्रू है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में भी इस साल जैसे हम देख सकते हैं कि उलुगान वाला क्वेश्चन आ गया था प्रीलिम्स 2020 में, और ये बुक में दिया हुआ है, बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स इसे ओवरसी करके गए थे, देखे नहीं थे, ध्यान से नहीं पढ़े थे। वैसे ही हम और देखते हैं, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है, ना कि प्रेसिडेंट को। बट इन केस ऑफ सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमीशन, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवरसी करते हैं और फिर एग्जाम में गलती कर देते हैं, तो पीछे वाले चैप्टर्स को भी ध्यान से पढ़ना है। फिर हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल्स 2 को लेके पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, यहाँ पे लिखा हुआ है, द ओनली स्पेशल फीचर ऑफ दिस बिल इज दैट इट कैन नॉट बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द पार्लियामेंट हैज रिकमेंडेड टू दैट हाउस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द बिल। अनलेस द प्रेसिडेंट, सॉरी पार्लियामेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट इसे पास नहीं किया जा सकता, पारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हेंस फाइनेंशियल बिल 2 can be introduced in either house of parliament and recommendation of president is not necessary for its introduction। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें पढ़नी है। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना, वो ये कि जैसे जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं, जैसे ये एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, ठीक है, अब ये पीछे है, काफी बुक के पीछे। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका सीबीआई वाला चैप्टर खत्म होता है, वो क्या करते हैं, बुक को बंद कर देते हैं। बट ये पीछे वाले चैप्टर्स हैं, चाहे वो एंटी डिफेक्शन लॉ हो, चाहे वो इलेक्शंस हो, या पॉलिटिकल पार्टी हो, इनको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं और ये पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट प्लीज इन्हें भी ध्यान से पढ़िए, इन्हें छोड़िए मत। देन वी हैव ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, और कोई बुक मत पढ़िए, सबसे पहले आपको ये पढ़नी है। उसके बाद आप जीसी लियोंग पे जाइए। उल्टा मत कीजिएगा कि जीसी लियोंग पढ़ने बैठ गए फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और जीसी लियोंग में भी हमें सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं और सेलेक्टिवली पढ़नी है, क्योंकि ये बुक काफी हैवी है और ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के हिसाब से। तो हमें जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, उन्हें कैसे पढ़ना है ये बताता हूँ। तो जीसी लियोंग में आप क्या कीजिए, जैसे जो जो टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी से मैच करते हैं, जैसे रिवर रिजुविनेशन, बस वही वही टॉपिक्स पढ़िए एनसीईआरटी से जो जो टॉपिक मैच कर रहा है। बाकी टॉपिक्स को आप सीधा सीधा छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट पार्ट के लिए। जो सेकंड पार्ट है इस बुक का,
उसमें आपको बस चीजें समझनी है, थोड़ा पिक्टोग्राफिकली याद कीजिए कि कहाँ पे मॉनसूनल क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे वेट इक्वेटोरियल होता है, कहाँ पे टुंड्रा होता है, कहाँ पे टाइगा होता है, और उनके थोड़े बहुत फीचर्स क्या क्या होते हैं। पूरा रटने की जरूरत नहीं है, बट बार बार देखोगे तो अच्छा खासा याद हो जाता है, एक स्टोरी की तरह धीरे धीरे बार बार देखते रहिए बीच बीच में, बस इतना ही देखना है। ये बुक पूरी नहीं पढ़नी, बहुत हैवी है और हमारे काम की भी नहीं है, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। तो इससे जब आप पढ़ोगे तो इसके साथ आप क्या कीजिए, एंशंट इंडिया और मिडिवल इंडिया भी साथ में पढ़िए। इसके नितिन सिंघानिया पढ़ लिया, उसके बाद आपको एंशंट इंडिया और मिडिवल इंडिया पढ़ना है। क्यों? अब इसका कारण बताता हूँ। अब नितिन सिंघानिया में जो दिया हुआ है वो ये है कि किसने, जैसे स्कल्पचर का दिया हुआ है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज का स्कल्पचर बताएगा कि मौर्यज ने ये वाला स्कल्पचर बनाया, गुप्ताज ने ये वाला स्कल्पचर बनाया, फिर हर्षा आया और हर्षा ने ये वाला स्कल्पचर बनाया। तो उसमें स्कल्पचर की पूरी क्रोनोलॉजी दी हुई है कि किसने कौन सा स्कल्पचर कब बनाया। फिर वैसे ही टेम्पल आर्किटेक्चर की क्रोनोलॉजी दी हुई है कि मौर्य ने बनाया पहले, फिर गुप्ता ने, फिर हर्षा ने कौन सा टेम्पल बनाया, इस तरीके से। बट ये तो हो गया, हम एक चीज को देख रहे हैं कि उस चीज की क्रोनोलॉजी कैसे डेवलप हुई ओवर द टाइम। अब हम जब तक ये नहीं जान पाएंगे कि मौर्य के समय कौन कौन से टेम्पल स्कल्पचर बने थे, आर्किटेक्चर, तो हमें इंटर रिलेट करने में दिक्कत आती। तो इसके लिए हमें एंशंट इंडिया पढ़नी है। लेट मी टेल यू द एग्जांपल। अब जैसे मौर्य के टाइम में एंशंट इंडिया में क्या दिया है, मौर्य का दिया हुआ है, उसने कौन सी केव पेंटिंग्स और स्कल्पचर बनाई थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं गुप्ता के टाइम का दिया हुआ है कि गुप्ता ने कौन सी केव पेंटिंग और स्कल्पचर्स बनाए थे। तो जब आप इस तरीके से इंटर रिलेट कर पाते हो ना चीजों को, कि आप यहाँ से आपने जो है स्कल्पचर पढ़ लिया और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि गुप्ता के टाइम में ये तीनों केव पेंटिंग और स्कल्पचर कौन सी बनी थी। तो यहाँ पे आप इन चीजों को अलग अलग पढ़ते हो इन देयर क्रोनोलॉजी, और यहाँ पे आप एक क्रोनोलॉजी में कौन कौन सी चीजें हुई थी उन्हें पता करते हो, और वो पता चलता है। तो इस तरीके से दोनों को इंटर रिलेट करके पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर और एंशंट और मिडिवल को। ओके, आफ्टर दिस वी हैव करंट अफेयर्स। तो इसमें मैं रिकमेंड करूंगा आप इनसाइट्स की मैगजीन पढ़िए। और फर्स्ट रीडिंग में आपको याद करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट रीडिंग में बस आप क्या कीजिए कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए या टिक कर लीजिए। बस एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जब आप सेकेंड रीडिंग करते हो ना, तब इसे अच्छे से पढ़िए और सिर्फ यही वाला हिस्सा जो आपने अंडरलाइन या हाईलाइट किया बस उसे बस पढ़िए, तो काफी सही रहेगा। नहीं तो आप पूरी मैगजीन ध्यान से पढ़ोगे तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा, और ये उतना जरूरी होता भी नहीं, इसमें बस कुछ कुछ चीजें काम की होती है। इनसाइट्स की मैगजीन इसीलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में होती है, इसमें चीजें थोड़ी अच्छे से बताई होती है, एक स्टोरी के फॉर्म में होता है जो कि याद करने में आसान होता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द करंट अफेयर्स। पूरा नहीं पढ़ना है और अंडरलाइन हाईलाइट कीजिए, और सेकंड रीडिंग में सिर्फ वही पढ़िए जो आपने अंडरलाइन और हाईलाइट किया है। आफ्टर दिस वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने क्या किया है, जो सिलेबस है उसे तीन हिस्सों में बांट दिया है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड मेडिसिन और डिफेंस और स्पेस। तो सबसे पहले हम आते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो इसमें आप कुछ कुछ जो टर्म्स हैं जैसे एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, साइबर टेक्नोलॉजी, हैकिंग, वायरस, ट्रोजन्स, एन्क्रिप्शन, डार्कनेट, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फिजन वर्सेस फ्यूजन में क्या अंतर होता है, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इन सब पे छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए एक एक पेज के। वैसे ही बायोलॉजी एंड मेडिसिन में आप क्या कीजिए, एमआरएनए एंड वैक्सीन, बायोटेक्नोलॉजी, जीएम क्रॉप्स, मेडिकल डिवाइसेस इन न्यूज, फार्मा इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, नैनो टेक्नोलॉजी, इन पे भी एक एक पेज के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आधे आधे पेज के। फिर डिफेंस में आते हैं हम, डिफेंस एंड स्पेस, इसरो में पीएसएलवी, जीएसएलवी, आदित्य L1, मिशन शक्ति, गगनयान एटसेट्रा, जो जो इंपॉर्टेंट मिशन है। मिसाइल्स में हमारी कौन कौन सी बलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल है, ठीक है, और उनके इंडियन एग्जाम्पल्स क्या क्या है कि बलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, और उनके इंडियन एग्जाम्पल्स जैसे कि ब्रह्मोस बलिस्टिक एक क्रूज है, ठीक है, उसके अलावा शौर्य एक्सेट्रा। फिर हम इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट्स पे आते हैं जैसे एलसीए तेजस, धनुष गन, P75 एक्सेट्रा। तो ये सब पे आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स में रहता है ना, उस पर आप फोकस कीजिए। तो मोर और लेस पर यूपीएससी यही तीन एरिया से पूछता है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड मेडिसिन एंड डिफेंस एंड स्पेस। तो कुछ स्टैटिक टॉपिक्स हैं जिन पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, उसके अलावा फिर आपको जो करंट अफेयर्स से मिल रहा है इनसाइट्स की मैगजीन से, उसे याद कर लीजिए। सो दिस विल बी इनफ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर हम आते हैं एनवायरनमेंट पे और इकोनॉमी पे। तो इसके लिए आप शंकर आईएएस की बुक पढ़ सकते हो एनवायरनमेंट के लिए, और इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़ सकते हो बाय संजीव वर्मा। बट इसमें आपको अब एक चीज का ध्यान रखना है कि आप क्या कीजिए ना, इंटरनेट का लिबरल यूज कीजिए वेन एवर यू आर रीडिंग दिस बुक्स। ओके, क्योंकि क्या होगा कि आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। अब जैसे आप शंकर आईएएस पढ़ रहे हो तो इसमें भाई पेरिस
कि क्या क्या गोल्स थे, क्लाइमेट गोल्स थे, उससे थोड़ा सर्च कर लीजिए जब आप पेरिस एग्रीमेंट पढ़ रहे हो वो क्यों किया गया था, तो इंटरनेट में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, वैसे ही सीओपी क्या होता है, क्यों होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इंटरनेट यूज कीजिए। इसमें भी जैसे आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं, जैसे नीर वर्सेस रीर का क्या डिफरेंस होता है, नेट इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वर्सेस रियल इफेक्ट, तो आप इंटरनेट का यूज कीजिए। इन बुक्स में काफी अच्छे से दिया हुआ है, बट यूजिंग इंटरनेट विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग एज सच। ओके, सो एक गोल्डन एडवाइस ये दूंगा कि जब आप पढ़ते हो तो लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, यू विल अंडरस्टैंड वेयर टू फोकस मोर। तो जैसे जैसे आप पढ़ते हो प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस भी देखते जाइए, आपको उससे भी काफी अंडरस्टैंडिंग आएगी कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा पढ़ना है, कहाँ से कम पढ़ना है। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि ये कोई मतलब कि आपको कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं, आप ये भी देख लोगे तो आप खुद से ही समझ जाओगे कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। so this is a very मतलब कि इसको प्लीज फॉलो कीजिए, this is a very special and golden advice. So thank you for this lecture and I wish you a very best for your examination. May you do the best.